मेरी और सरवत की कहानी एक नए मोड़ पर आ रही थी। अगले 2 रोज में कोई खास वाकया रुनमा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि एक बार आंटी जमीला के फोन पर एक गुमनाम नंबर से कॉल आई। आंटी ने रिसीव की तो दूसरी तरफ महनाज थी। उसने बस इतना ही कहा, हेलो अम्मी, मैं महनाज बोल रही हूँ। इसके बाद किसी वजह से लाइन कट गई। आंटी जमीला दीवानावार हेलो हेलो कहती रही। हमने इस मोबाइल नंबर का पता करवाया जिससे कॉल आई थी। हस्बे अंदेशा वो नंबर गुमनाम ही निकला। एमनाबाद के एक मजदूर शराफत अली का एड्रेस था। इस बेचारे का बस शनाख्ती कार्ड ही इस्तेमाल हुआ था। इस कॉल से कम अज कम इतना तो साबित हुआ कि महनाज जहां कहीं भी है जिंदा सलामत है। जलाल साहब बदस्तूर कोमा की हालत में थे। उनके बारे में डॉक्टर यकीन से कुछ नहीं कह पा रहे थे। उनकी उम्र तो मुजामत करने वाली नहीं थी, लेकिन उनकी सख्त जानी देखते हुए उम्मीद की जा सकती थी कि शायद वो मौत के फरिश्ते पर भी गर्शे बरसें और उसे उसके काम से बाज रखने की कोशिश करें। एसपी हमजा साहब दीगर पुलिस अफसरान के साथ मिलकर खासी तको-दो कर रहे थे, लेकिन अभी तक महनाज और रसाम का कोई खोज मिला था और ना ही आरा कोई का कोई सुराग हाथ आया था। अस्पताल से आंटी जमीला के अगवा की कच्ची रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। ताहम हमने एसपी हमजा साहब को आगाह कर दिया था कि आंटी हमारे पास हिफाजत से। हमजा साहब ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की थी कि हम उन्हें अपने पास रखें। अस्पताल के सामने अंधाधुंध फायरिंग में जख्मी होने वाले एएसआई गुल अहमद की हालत है अब अस्पताल में खतरे से बाहर थी। मैंने फोन पर उसकी मिजाज पुरसी की थी। जावा ग्रुप की हंगामा खेजी भी कुछ मान पड़ गई थी और यकीनन उसकी वजह यही थी कि जावा को अपने एक दूसरे फड्डे के सिलसिले में फौरन मुंबई जाना पड़ गया था। जावा के कई करीबी और सरगर्म साथी भी जावा के साथ ही गए थे। इमरान रियान विलियम से जो रकम नुसरत के अस्पताल के बिल के लिए ली थी उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। यूसुफ आजकल हातम ताई की कब्र पर लात मार रहा था और खास तौर से सरवत पर मेहरबानियों की बारिश कर रहा था। नुसरत ने हमें बताया था कि अस्पताल का बिल यूसुफ भाई की तरफ से अदा किया जा चुका है और ये एक रंगीन शाम थी। गार्डन टाउन में यूसुफ फारूकी की रहाइश का चकमगा रही थी। कोठी के अंदर बाहर कई गाड़ियां खड़ी थीं। वसीलान में खूबसूरत शामियाना लगाकर कैटरिंग का एहतमाम किया गया था। यूं लगता था कि यूसुफ अपनी शादी को रीन्यू कर रहा है। आज कई माह बाद मैंने सरवत को देखा। छिलमिलाते सितारों वाली नीलगूज साड़ी में वो दिलकश नजर आती थी। साड़ी के सितारों की छिलमिलाहट में उसका चेहरा चांद की तरह था, मगर यह चांद रोशन होने के बावजूद उदास था। इसके तह में कहीं उदासी और पुजमुर्दगी एक सर्द अंधेरे की तरह बैठी हुई थी। यूसुफ की मौजूदगी में हमारे दरमियान बस ये गुफ्तगू हुई। हेलो ताबिश। हेलो सरवत, कैसी हो तुम? बहुत कम तब्दीली आई है तुम में, लेकिन आप में तब्दीली आई है और इतना अरसा कहाँ गायब रहे हैं आप? नुसरत बता रही थी कि आप कहीं इंडिया वगैरह चले गए थे। हाँ, कुछ अरसा रहा हूँ इंडिया में भी। अम्मी के जाने के बाद दिल एकदम उचाट सा हो गया था। कहीं निकल जाने को जी करता था। तुम्हें पता ही होगा इनकी मौत जिन हालात में हुई। सरवत में इस बात में सर हिला और दुख भरी सांस ली और मौजू बदलते हुए बोली, फरा और आतिफ कैसे हैं? सुना है कि वो भी लाहौर ही में। उनको भी ले आते आप, मुद्दत होगी उन्हें देखे हुए। चलें, अब किसी दिन उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। बस इसी तरह की चंद रस्मी बातें हुई। करीब खड़ी नुसरत ने जब देखा कि बातें कुछ ज्यादा ही रस्मी और बेमहल हो गई हैं तो उसने मुदाखलत की और चेखने लगी। वो इस वक्त सेहतमंद नजर आ रही थी, खूब सजी हुई भी थी। इसे देखकर कौन कह सकता था कि वो एक संगीन बीमारी से फाइट कर रही है। ये एक अच्छी तकरीब साबित हुई। म्यूजिक, कहके, खाना, ड्रिंक सब कुछ मौजूद था। बस इस तकरीब में 2 बातें कुछ अलग सी थी। एक तो यूसुफ की तेज नजरें जो गाहे बगाहे मेरे अंदर कुछ टटोलने लगती थी, और दूसरे सरवत के बज़ाहिर मुस्कुराते चेहरे के पीछे छुपी हुई बेजारी अमेज उदासी। 1-2 बार उसे नजरें मिली, लेकिन ये नजरें किसी भी तरह का अबलाग नहीं कर सकी। इमरान अपने मखसूस अंदाज में बोला, इस मौका पर एक पियानो जरूर होता है और हीरो इस पर गाना गाता है। एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग, या फिर झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, अगर तुम गाना चाहो तो गा सकते हो, मैंने बेजारी से कहा। इसी दौरान में 3-4 मेहमान इमरान के पास आन खड़े हुए। इनमें 2 लड़कियां और एक जवान साल शख्स था। हेलो जी। जवान साल शख्स ने बड़ी गर्मजोशी के साथ इमरान से मुसाफा किया। हमने आपको पहचान लिया जी, बड़ी खुशी हुई आप जैसे इंटरनेशनल फनकार को यहाँ देखकर। उसने कहा, इंटरनेशनल फनकार? इमरान ने हैरत से कहा, मैंने तो किसी फिल्म में काम ही नहीं किया। एक लड़की हंसी फिल्मों में काम करने वाले तो मसनूई हीरो होते हैं जी। असल हिम्मत और जुर्रत तो आप लोग दिखाते हैं। हमने स्टार सर्कस में 2-3 बार आपका शो देखा है। देखते देखते इमरान के गिर्द भीड़ लग गई। 2-4 दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने भी उसे एक खिलाड़ी की हैसियत से पहचान लिया। नुसरत ने इमरान का हाथ थाम लिया। इमरान भाई, देखें लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इस वक्त तफरीह का माहौल बना हुआ है, आप कुछ थोड़ा बहुत दिखाएं ना। तुम्हारा मतलब है मैं यहाँ कलाबाजियाँ लगाना शुरू कर दूँ?
नहीं, लेकिन कोई छोटा मोटा ट्रिक, कोई हाथ की सफाई। इमरान ने अपनी खूबसूरत टाई पर हाथ चलाते हुए कहा, मेरा तो एक ही ट्रिक लोगों को ज्यादा पसंद है, रिवॉल्वर में एक गोली रखकर और चरखी घुमाकर अपने आप पर फायर करना। नहीं नहीं, ऐसा खतरनाक काम नहीं, कुछ और। नुसरत ने ठनक कर कहा, तो अपने ताबिश भाई से कहो ना, अब यह भी कुछ कम फनकार नहीं है। बर्फ के बलाक को 2 टुकड़े कर सकता है, टक्कर मारकर दरख्त को उखाड़ सकता है, डबल ईंटें चबा सकता है। आप मजाक न करें। नुसरत ने उसका कंधा झंझोड़ा। अच्छा, कुछ देखता हूँ, शायद गाड़ी में कुछ चीज मिल जाए। वो गाड़ी में गया और कुछ देर बाद एक रिवॉल्वर ले आया। सब उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। नुसरत ने एजाज किया, ये क्या इमरान भाई, आप फिर ये हथियार ले आए? और कुछ था ही नहीं, ताश के पत्तों वगैरह के खेल तो आप लोगों को पसंद नहीं आएंगे ना। इमरान ने हल्का सा क्या लगाया, मुझे भी पता है, इसलिए नकली रिवॉल्वर लाया हूँ। सिर्फ पटाखा चलेगा, लेकिन आप इसको असली गोली समझिए और देखिए मेरी लग काम करती है या नहीं। मैं 3 मरतबा ट्रैगर दबाऊंगा और मुझे यकीन है तीनों बार गोली नहीं चलेगी। यूसुफ ने रिवॉल्वर उलट पलट कर देखा। ये वाकई डमी नजर आ रहा था, लोहे पर ब्रश से रंग किया गया था। इमरान ने रिवॉल्वर हथेली पर रखा और ट्रैगर दबाया। ट्रिच की आवाज निकल कर रह गई। दूसरी बार भी चरखी घुमाएगी। इस मरतबा भी गोली नहीं चली। तीसरी मरतबा भी गोली और हैमर आमने सामने नहीं आए। इमरान ने कहा, बात सिर्फ एतमाद और यकीन की होती है। जब आप यकीन के एक खास लेवल को छू लेते हैं तो फिर गैर मरई ताकतें आपका साथ देने लगती हैं, आपके पास से सीधे पड़ने लगते हैं। इमरान ने दोनों फायर हवा में किए। धमाकों से फिजा गूंज उठी। एक फैशनेबल लड़की ने अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर इमरान, आप असली गोलियों से भी खेलते हैं? इस वक्त आपके एहसासात क्या होते हैं? वैसे ही जैसे अब हैं। इमरान ने सीधा जवाब दिया। एक खातून ने कहा, सुना है आपका निशाना भी बहुत अच्छा है। इमरान ने कहा, गालिबन आपने ठीक ही सुना है, आप अपने सर पर सेब रखें, मैं अभी उड़ाने को तैयार हूँ। एक शख्स ने खातून के शोर को मुखातिब करके हाँक लगाई, शाह साहब जल्दी कीजिए, सेब लाइए, आपके लिए अच्छा मौका पैदा हो रहा है। महफिल कुश्ते जाफरान बन गई। मेरी नजर एक बार फिर सरवत की तरफ उठी। वो इस शोर शराबे में बिल्कुल तन्हा थी, अकेली, उदास। उसकी उदासी जैसे उड़ उड़ कर मेरे सीने तक भी पहुंच रही थी और मेरे अंदर एक सहरा सा आबाद कर रही थी। हम दोनों के दरमियान चंद मीटर का फासला था, लेकिन ये सदियों पर मुहित था। वो यूसुफ फारूकी की बीवी बनकर भी उसकी बीवी नहीं थी। उसके होंठों पर मेरे होंठों की मोहर के सिवा अभी कोई मोहर नहीं थी। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही थी। क्या वाकई सूरत हाल बदल रही थी? हम दोनों रात 2 बजे के लगभग यूसुफ, सरवत और नुसरत से रुखसत होकर वापस लौटे। रात ओस में भीगी हुई थी। नहर किनारे चांदनी का पड़ाव था। वो रिवॉल्वर जिससे इमरान ने महफिल में तमाशा दिखाया था सीट के नीचे पड़ा था। स्पीड ब्रेकर पर झटका लगने से वो मेरे पांव की तरफ खिसकाया। मैंने उसे उठाया और अच्छी तरह उलट पलट कर देखा। फिर एक झांपड़ इमरान की गर्दन पर मारा। रिवॉल्वर नकली नहीं था, वो बड़ी जानलेवा शब्द थी। मैं कमरे में बेचैन टहल रहा था। मेरे अंदर वही कैफियत पैदा हो रही थी जब मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने जिस्म को बड़ी बेरहमी से अजियत की भट्टी में झोंक दूं। कुछ ऐसा करूं कि मेरे मसामों से पसीने की बजाय लहू रिसने लगे, मेरी हड्डियां चटक जाएं और सीना फट जाए। अगली सुबह 9 बजे के लगभग नुसरत का फोन आ गया। कैसे हैं ताबिश भाई? उसने नॉर्मल आवाज में पूछा। ठीक। इतना मुख्तसर जवाब, क्या ये और मुख्तसर नहीं हो सकता था? मैं खामोश रहा। वो गहरी सांस लेकर बोली, भाईजान मैं आपकी दिली कैफियत समझ रही हूँ। यूं लगता है जो कुछ आप चिल रहे हैं मैं भी आपके साथ चिल रही हूँ, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी इतला भी है जो मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ। कैसी इतला? मैंने पुजमुर्दा आवाज में पूछा। बाजी सरवत में कुछ तब्दीलियां आई हैं। यूसुफ भाई के लिए उनकी बेदाम की गुलामी में कुछ फर्क पड़ा है। वो यूसुफ भाई से कुछ खिंची हुई हैं। रात को भी वो मास्टर बेडरूम में सोने के बजाय इस कमरे में सोई है जहाँ गिरिस की मौजूदगी में सोया करती थी, ऊपर वाली मंजिल में। इससे क्या होगा नुसरत? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने यूसुफ भाई को कम अज कम ये तो बता दिया है कि वो चाबी वाला खिलौना नहीं जिसे जब चाह अलमारी में फेंक दिया, जब चाह निकाला और चाबी घुमा कर चला लिया। नुसरत की बातें मेरे दिल में अजीब सी उमंग जगा देती थी। इस वक्त भी उसकी बातों ने उम्मीद जगाई। यूं लगा जैसे मैं अभी मुकम्मल तौर पर डूबा नहीं हूँ। हाथ पांव चलाने की गुंजाइश बाकी है और शायद सहारे के लिए 2-4 तिनके भी मेरे हाथ आ गए हैं। नुसरत कह रही थी, ताबिश भाई प्लीज आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने हिम्मत हार दी तो कसम से मैं भी हार दूंगी। मैं वक्त से पहले ही मर जाऊंगी। मैं अगर अब तक जिंदा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मैं आपके चेहरे पर उम्मीद देख रही हूं, वो उम्मीद जो आपको और बाजी को एक कर सकती है। मैं खामोश रहा। वो बोली, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आप मुझे बताएं मैं आपसे मिलने कहाँ हूँ? क्या बात है नुसरत? वो ऐसे नहीं मिलकर ही हो सकेगी। आप बताएं भी आप कहाँ मिल सकते हैं और कब? मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर जरूरी है तो फिर जिस तरह तुम चाहो तो मुझे अपनी सहूलत के मुताबिक बता दो, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है ताबिश भाई, कल दोपहर गुलबर्ग के फूड पॉइंट पर आप 1 बजे तक पहुंच जाएं।
अगले रोज मैं मुकर्रर वक्त पर रेस्टोरेंट पहुंच गया और नुसरत का इंतजार करने लगा। मैं जानता था कि हमारी गुफ्तगू सरवत और यूसुफ के हवाले ही से होगी, लेकिन मुझे हरगिज मालूम नहीं था कि उस गुफ्तगू में सरवत खुद भी मौजूद होगी। मुझे तब पता चला जब नुसरत और सरवत दोनों रेस्टोरेंट में दाखिल हुई। नुसरत का वजन काफी कम हो चुका था, मगर वो हशाश बशाश थी। इसने दूर ही से मुझे देख लिया लेकिन जाहिर नहीं किया। जब वो दोनों बिल्कुल करीब पहुंच गई तो नुसरत ने हैरतनाक लहजे में कहा, ओह ताबिश भाई, आप यहाँ? मैं उठ खड़ा हुआ और इन दोनों से मिला। मैं समझ गया कि नुसरत ने ड्रामा किया और अब मुझे भी ये जाहिर करना है कि ये मुलाकात इत्तिफाकिया हुई है। मैंने दोनों को बैठने की दावत दी। चंद लम्हों के लिए तो यूं लगा जैसे सरवत पलट जाएगी या फिर किसी और मेज पर बैठेगी, लेकिन जब नुसरत बैठ गई और शोल्डर बैग मेज पर टिका दिया तो मजबूरन सरवत को भी बैठना पड़ा। वो परेशान नजर आ रही थी और बेचैन नजरों से दाएं बाएं देख रही थी। इत्तिफाकन में एक नीम तारीख गोशे में बैठा हुआ था। ये जगह बाकी हाल से कुछ कटी हुई थी। सरवत के जिस्म से उठने वाली प्रोफेसरी की खुशबू यादों के तार छेड़ रही थी। अब क्या लेंगे? मैं नुसरत और सरवत को मुश्तरिका तौर पर मुखातिब किया। सरवत से पहले ही नुसरत बोल उठी, खाने का वक्त है, पिज्जा मंगवा लीजिए। मेरा ख्याल है कि हम तीनों शौक से खाएंगे। नहीं नुसरत, मैं कुछ नहीं खाऊंगी और मुझे जल्दी वापस भी जाना है। तुम सिर्फ कोई कोल्ड ड्रिंक मंगवा लो। खुदा का खौफ करें बाजी, अगर इत्तिफाकन ताबिश भाई हाथ आ ही गए हैं तो उनकी जेब कुछ हल्की करनी चाहिए। प्लीज नुसरत, मस्खरी मत करो, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। सरवत ने गहरी संजीदगी से कहा। इसके बालों की लट उसके सुर्ख होते हुए चेहरे पर झूलने लगी थी। अच्छा बाबा, कोल्ड ड्रिंक ही मंगवा लेते हैं। मैंने कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। सरवत बदस्तूर लाल भभू के चेहरे के साथ बैठी थी। नुसरत ने इजाजत से कहा, प्लीज बाजी, अगर इत्तेफाक से ताबिश में मिल ही गए हैं तो आप इस तरह आग बगोला तो नजर ना आए। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। वो तफे लहजा बोली, क्या मतलब? तुम जानबूझकर मुझे यहाँ लाई हो? तुमने प्लान किया है? ये कोई टीवी ड्रामा नहीं है, जिंदगी है। इसमें इस तरह के नाटक नहीं चलते। उसके खूबसूरत चेहरे के साथ मुंदे हिल रहे थे जैसे वो भी तैश में लर्ज रहे हों। नुसरत ने गहरी सांस लेकर बड़ी बहन की तरफ देखा, फिर उसके हाथ पर हाथ रखकर बोली, अच्छा जो भी है, अब अपना मूड ठीक करें, हम ड्रिंक लेकर चले जाते हैं यहाँ से। वो दर से बोली, तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि यह आग का खेल है? इसकी कोई एक चिंगारी भी मेरे घर को बर्बाद कर सकती है और मैं हरगिज ये नहीं चाहती और ना ही ऐसा करने की किसी को इजाजत दूंगी। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सरवत यकीन करो, मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ तुम दोनों से मुलाकात होगी। मैं बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हूँ, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि नुसरत साहब से मिलने आ रही है। वो क्यों आ रही थी? आप दोनों मेरे बारे में ही डिस्कस करना चाहते होगे ना? नुसरत ने सिर्फ इतना कहा कि एक बहुत अहम बात है और इसके लिए मेरा आना बहुत जरूरी है। ये रूहान सी हो रही थी। नुसरत ने कहा, अच्छा बाजी, इन बातों को छोड़ें, प्लीज छोड़ें। मैं आपसे बल्कि आप दोनों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए इन हालात के बारे में ठंडे दिलो दिमाग से सोचें। आप दोनों समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, झूठ और सच में फर्क कर सकते हैं। खुद को रस्मों रवाजों की भेंट ना चढ़ने देना। अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लेना। मैंने देखा है बाजी के। सरवत का चेहरा सुर्ख तर हो गया। वो एकदम उठ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ। नुसरत ने बैठे बैठे उसका बाजू थाम लिया। प्लीज बाजी, प्लीज ऐसा ना करें, लोग देख रहे हैं। अगर आप जाना चाहती हैं तो हम दोनों चलते हैं। आप 2 मिनट बैठ जाएं। नुसरत, छोड़ो मुझे, सरवत ने तल्ख लहजे में कहा और हाथ पीछे खींचा। उसकी कोहनी लगने से शीशे का गिलास गिर कर टूट गया। प्लीज बाजी, नुसरत ने इल्तिजा की। इसकी आवाज जैसे किसी गहरे कुएं से आई थी। ये जैसे उसकी आवाज ही नहीं लग रही थी। मैंने भी सरवत की तरह चौंक कर नुसरत को देखा। उसका चेहरा हल्दी हो रहा था, होंठ एकदम ही नीले पड़ गए थे। फिर उसने सरवत का हाथ बिछोड़ दिया और दोनों बाजू मेज पर रखकर उन पर अपना सर झुका लिया। उसके जिस्म में लर्जिश थी। क्या हुआ नुसरत? मैंने चौंक कर पूछा। सरवत भी एकदम ठिठक गई। उसने शोल्डर बैग फिर से मेज पर रखा और कुर्सी पर बैठ गई। नुसरत, उसने उसका शाना हिलाया। नुसरत इस तरह बैठी रही, लंबी सांसें लेती रही। वेटर, पानी लाओ, मैंने पुकार कर कहा। इर्द गिर्द के लोग चौंक कर हमारी तरफ देखने लगे थे। एक कोने में पियानो बजाते फनकार मुलाजिम ने भी अपने हाथ रोक लिए। या अल्लाह खैर, सरवत बोली। वेटर पानी लाया। हमने नुसरत को पानी पिलाने की कोशिश की। वो सिर्फ एक घूंट ही भर सकी। इसके होंठ खुश्क तर और नीलगूं होते जा रहे थे। ताबिश, इसको अस्पताल ले जाना होगा, सरवत ने कपकपाती आवाज में कहा। मैंने रेस्टोरेंट के एक सीनियर मुलाजिम को सरवत की गाड़ी की चाबी दी कि वो इसे ड्राइव करके दरवाजे के इन सामने ले आए। मैं और सरवत डगमगाती नुसरत को सहारा देकर दरवाजे पर ले आए। इसे गाड़ी में सवार करके हम तेजी से करीबी क्लिनिक की तरफ रवाना हुए। मैं ड्राइविंग सीट पर था। नुसरत पिछली सीट पर नीम दराज थी और उसका सर सरवत की गोद में था। सरवत मुसलसल उसे दिलासा दे रही थी। मैंने तेज ड्राइविंग की और 4-5 मिनट में क्लिनिक पहुंच गए। नुसरत को फौरन इमरजेंसी पहुंचाया गया। इसकी गर्दन पसीने से तर थी और वो तेज सांस ले रही थी। इत्तिफाकन नुसरत की एक मेडिकल फाइल गाड़ी ही में थी। इसमें इसकी बीमारी से मुतल्लिक कई अहम कागजात मौजूद थे। सरवत ने एक सीनियर डॉक्टर को यह फाइल दिखाई। फौरी तौर पर नुसरत के वाइटल साइंस चेक किए गए। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं,
वक्ती असरात हैं, इंशाल्लाह ये अभी ठीक हो जाएंगी। नुसरत को इमरजेंसी ही में ग्लूकोज ड्रिप लगा दी गई, 1-2 इंजेक्शन भी उसमें लगाया गया। हम दोनों नुसरत के इर्द गिर्द बैठे थे। सरवत का चेहरा उसकी शदीद अंदरूनी परेशानी का कोमाज था। 10-15 मिनट बाद नुसरत की हालत बेहतर होना शुरू की। उसकी सांस हमवार होने लगी और उसने आंखें खोल दी। मैं देखा उसकी आंखों के बाहरी गोशे नम हुए, फिर उनमें से 2 मोटे आंसू निकलकर उसके कानों की तरफ रेंग गए। सरवत ने उसकी पेशानी चूमते हुए उसे पुचकारा, नहीं मेरी गुड़िया, नहीं, ऐसा नहीं करते। वो खामोश रही। उसने अपने होंठों को मजबूती से एक दूसरे पर जमाया हुआ था, शायद जब्त करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने एक हाथ में मेरा और दूसरे हाथ में सरवत का हाथ थाम लिया और अजीब आवाज में बोली, मैं आप दोनों के लिए जी रही हूँ, आप दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपसे और कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना कहती हूँ, आप अपने अपने हालात को समझें, अपने बारे में जो फैसला करें पूरी सच्चाई के साथ करें, जमाने पर ना जाइए, जमाना तो किसी हाल में खुश नहीं होता। सरवत ने नरमी से कहा, अच्छा अब तुम चुप रहो, खुद को ठीक करने की कोशिश करो, आप खुश होंगे तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी, सच कहती हूँ बाजी, खुद ही ठीक हो जाऊंगी। वो रोने लगी। सरवत झुकी और बेचैन होकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। उसे पुचकारने लगी। हम दोनों के हाथ अभी तक नुसरत के हाथ में थे। पता नहीं किस जज्बे के तहत उसने ये दोनों हाथ हम मिला दिए और इन्हें अपनी गर्दन के नीचे सीने पर रख लिया। सरवत की निगाहें एक लम्हे के लिए मेरी निगाहों से टकराई और फिर झुक गईं। ड्रिप खत्म होने तक हम दोनों नुसरत के दाएं बाएं मौजूद रहे और उसे दिल बहलावे की बातें करते रहे। पुराने दिनों की छोटी छोटी बातें जिनके पीछे यादों के ताने बाने फैले हुए थे। करीबन 1.5 घंटे में ड्रिप खत्म हो गई। नुसरत की तबीयत अब काफी संभल चुकी थी। डॉक्टर ने जाने की इजाजत दे दी। सरवत जल्द अज जल्द घर वापस लौटना चाहती थी। मेरी गाड़ी अभी तक शॉपिंग प्लाजा ही में खड़ी थी। नुसरत और सरवत अपनी गाड़ी पर घर रवाना हो गई तो मैं रिक्शा पकड़कर शॉपिंग प्लाजा की तरफ चल दिया। मेरे हाथ पर अभी तक सरवत के हाथ का लम्स मौजूद था और किसी सुनहरी रोशनी की तरह चमक रहा था। लाहौर मेरे इर्द गिर्द था। उसके गली कोचों में जिंदगी अपनी भरपूर रवानी के साथ बह रही थी। वही जाना पहचाना शोर, वही देखे भाले मनाजर और मनाजर से बहुत ऊपर नीला आसमान जिसने लाहौर के गुंबदों, मीनारों और शाहराहों पर साया कर रखा था। इस आसमान पर सफेद कबूतर अटकिलियां करते थे और रंग बिरंगी पतंगे फराटे भरती थी। ये खुशगवार शाम थी। मैं शाम के असर में डूब गया। मुझे लगा रिक्शा ड्राइवर अकब नुमा आईने में मेरे हाथ को देख रहा है और इस हाथ पर चमकता हुआ सुनहरी लम्स उसे नजर आ रहा है। मैंने बेसाख्ता उस हाथ को दूसरे हाथ से ढांप लिया। इसी दौरान में इमरान की फोन कॉल आ गई। उसने पूछा, कहाँ हो? मैंने कहा, डिफेंस की तरफ ही आ रहा हूँ। वो बोला, आप डिफेंस की तरफ ना हो, सीधे थाना गुलबर्ग आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ। क्या हुआ? लाहौर कॉलेज की किसी लड़के से जूते तो नहीं खाए तुमने? लगता है तुम्हें कोई तल्ख तजर्बा हो चुका है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं पकड़ा नहीं गया बल्कि किसी को पकड़ने के लिए यहाँ आया हूँ। एक काम खोज मिला है डॉक्टर महनाज का, उसके साथ ही डॉक्टर रसाम की बहरान कार ट्रेस हो गई है। ओह, ये तो वाकई खास खबर है, मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा और रिक्शा वाले को रिक्शा मोड़ने की हदायत की। 15-20 मिनट बाद मैं मतलूबा पुलिस स्टेशन में मौजूद था। इमरान यहाँ पहले से मौजूद था और फोन पर जलाली साहब के दोस्त SP हमजा से बात कर रहा था। 20-21 साल का एक लड़का इंस्पेक्टर के सामने खामोश बैठा था। उसके गंदमी गाल पर 1-2 तमाचों के निशान थे। थाने के अहाते में सफेद रंग के बहरान कार में पहले ही दे चुका था। कार के विंड स्क्रीन पर डॉक्टर का स्टिकर भी लगा हुआ था। हमजा साहब से बात खत्म करके इमरान ने मेरी तरफ देखा और मैले कुचले लड़के की तरफ इशारा करके बोला, इनसे मिलो, ये हैं डॉक्टर महनाज के छोटे भाई गुल्लू साहब। पूरा नाम गुलाम अली है। लाहौर की सड़कों पर 3 टांगों वाले एक जानवर के साथ करतब दिखाते हैं। मेरा मतलब है कि रिक्शा चलाते हैं। डॉक्टर महनाज का भाई और रिक्शा चलाता है और इसकी सूरत भी बिल्कुल नहीं मिलती। सगा भाई नहीं है यार, बस इसे बाजी कहता है। उसने इलाज विलाज किया था इसका 2-3 साल पहले। इमरान ने दुबले पतले लड़के की पतलून का पांचा ऊपर करके उसकी टांग दिखाई। टांग की शक्ल बिगड़ी हुई थी। यूं लगता था कि कुछ अरसा पहले वो चिकना चूर हो गई थी और गोश्त के टुकड़े जोड़ जोड़ कर उसे फिर से तामीर किया गया है। टांग बहुत दुबली भी थी। इमरान ने कहा, 2-3 साल पहले ये सर्विसेज अस्पताल में दाखिल था। वहीं पर डॉक्टर महनाज से इसकी दोस्ती हुई। ये से बाजी कहता है एक्सीडेंट में टांग के साथ साथ इसका रिक्शा भी चिकनाचूर हो गया था। ये जब ठीक हुआ तो महनाज ने इसे फिर से पांव पर खड़ा होने में मदद दी। इसका आगे पीछे कोई नहीं था। महनाज ने एक NGO के ताउन से इसे रिक्शा लेकर दिया और किराए का मकान भी दिलवाया। लेकिन आज डॉक्टर महनाज और रसाम वाली गाड़ी इसके पास कैसे आ गई? मैंने पूछा। जलाली फार्म हाउस से निकलने के बाद डॉक्टर महनाज और रसाम पनाह के लिए गुल्लू के मकान ही पर आए थे। वो एक दिन और एक रात गुल्लू के मकान पर है। इस दौरान में ये मेहरान गाड़ी बाहर गली में खड़ी रही। इसके ऊपर गिलाफ चढ़ा दिया गया ताकि ये शनाख्त ना हो सके। गुल्लू मुसलसल सर झुकाए खड़ा था। उसके चेहरे से शर्म सारी टपक रही थी। मैंने इमरान से पूछा, लेकिन इस गाड़ी का पता कैसे चला?